मिशन मजनू एक ऐसी फिल्म जिसके ट्रेलर रिलीज पर ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी खूब मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि इस फिल्म में भारतीय सिपाही पाकिस्तान में होने वाले परमाणु बम के परीक्षण को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस फिल्म को देखा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बॉलीवुड में रियल स्टोरी पर बनने वाली ज्यादातर फिल्में अपने झूठे क्लाइमैक्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस फिल्म को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर रिलीज होना चाहिए था। अगर आपने ये फिल्म देख ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको ये फिल्म देखने पर मजबूर कर डालेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन मजनू फिल्म की असल कहानी और एक ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण करने में सफल रहा बल्कि भारतीय स्पाई एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी R&AW के 200 से भी ज्यादा एजेंट मारे गए। दोस्तों, किसी स्पाई का जीवन उस तरह नहीं होता जैसा कि जेम्स बॉन्ड फिल्म्स में दिखाया जाता है, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्हें एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है, वो भी अपना सब कुछ त्याग कर। जहां हमें जन्म से बस यही बात सिखाई जाती है कि कभी भी झूठ ना बोलो, लेकिन एक जासूस को कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। एक परिवार के साथ दिन रात रहना होता है, लेकिन हर वक्त झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोल सकते, वो भी सिर्फ अपने देश के खातिर। लेकिन क्या हो अगर कोई जासूस दिन रात अपने मिशन को अंजाम देने के लिए मेहनत करता है, लेकिन देश के शीर्ष राजनेता मतलब प्रधानमंत्री की वजह से वो मारा जाए। चलिए, ये बात हुई पुरानी, बात शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु बम बनाकर रहेंगे। इस बयान में पाकिस्तान की परमाणु बम के प्रति भूख साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि ये बात अलग है कि आज वहां 1 किलो आटे के चक्कर में दंगे हो रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में 2 चीजों का बार बार जिक्र है, कहूटा और AQ खान। सबसे पहले बात करते हैं कहूटा की। यहाँ पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबोरेटरी है, जो पाकिस्तान की न सिर्फ सबसे एडवांस्ड बल्कि लंबी दूरी की मिसाइल डेवलपमेंट का इमर्जिंग सेंटर है। इसे सेटअप किया था अब्दुल कदीर खान ने। ये एक मेटलर्जिस्ट थे जो 1975 तक नीदरलैंड में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी में काम किया करते थे। भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के 1 साल बाद डॉक्टर खान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट, जिस जगह काम किया करते थे उसके यूरेनियम और ऐसी ही दूसरी चीजों के सप्लायर्स के नाम चुराकर पाकिस्तान भाग आए और पूरी दुनिया से छिपकर पाकिस्तान में परमाणु बम डेवलप कर लिया। ये यही नहीं रुके, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी बेची बल्कि ये पूरी दुनिया में जो इसकी अच्छी कीमत लगा देता उसे बेचने को तैयार थे। उत्तर कोरिया को भी इन्होंने ही टेक्नोलॉजी बेची थी। हालांकि जब इनका भांडा फूटा तो अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी फौज ने इन्हें टीवी पर आकर माफी मांगने को कहा। इसके बाद इन्हें जेल में डाला और बाद में ताउम्र नजरबंद रहे। पाकिस्तान से बाहर जाने पर बैन लगा दिया गया। ना तो ये किसी से मिल सकते थे ना कोई और इनसे, और अगर मिलना भी हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये बात साफ है कि ये पाकिस्तान के लिए एक महान साइंटिस्ट थे और ये पाकिस्तान के हीरो थे, लेकिन बाद में इन्हीं की सरकार ने इनकी जिंदगी कुत्तों जैसी कर दी थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो दुनिया में सबसे शातिर है और उनके काले कारनामों की भनक किसी को नहीं लगेगी। लेकिन पाकिस्तान को रोकने के लिए R&AW ने, जिसे रो भी कहा जाता है, एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन कहूटा। ये रो के विदेशों में सबसे महत्वाकांक्षी और साहसिक कोवर्ट ऑपरेशंस में से एक था। वास्तव में कहूटा जुल्फिकार अली भुट्टो की संकल्पना थी, जिन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहते ये शपथ ली थी कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा, भले ही पाकिस्तान के लोगों को घास खानी पड़े। और इसीलिए डॉक्टर AQ खान के नेतृत्व में जन्म हुआ इस्लामिक बम का। पाकिस्तान बड़े ही सीक्रेट तरीके से काम कर रहा था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार भारत को इसके बारे में भनक कैसे लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर तरफ रो के एजेंट्स फैले हुए थे। इन्होंने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान ने बम बनाने की फैसिलिटी बना ली है, लेकिन उन्हें इसके सबूत पेश करने थे और ये सबूत उन्हें मिले कहूटा में, नाई की दुकान के फर्श से। कहूटा में काम कर रहे वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल्स को रो एजेंट्स द्वारा इकट्ठा कर दिल्ली भेजा गया। इन्हीं का विश्लेषण किया, जहां रो का शक सही साबित हुआ। दोस्तों, यूरेनियम जैसी धातुएं रेडियो एक्टिव होती है। जो लोग इसके आसपास भी रहते हैं उनके शरीर पर भी ये रेडियो एक्टिविटी रहती है। इसी वजह से उस फैसिलिटी में काम कर रहे वैज्ञानिकों के बालों को इंडिया में स्मगल किया गया। पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं थी कि रो ने 1977 में कहूटा प्लांट में घुसपैठ की थी। इतना ही नहीं, 1978 में रो के एक पाकिस्तानी एजेंट ने कहूटा न्यूक्लियर प्लांट का पूरा ब्लूप्रिंट भारत को मात्र $10,000 की मामूली सी कीमत में देने को तैयार था। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और इसी वजह से प्रोटोकॉल के अनुसार रो को भारत के प्रधानमंत्री की परमिशन जरूरी थी। 1978 में जनता पार्टी सत्ता में थी
और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने अब रो की बागडोर संभाल रखी थी। देसाई गांधीवादी विचारधारा में बिलीव करते थे और उन्हें लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय मामले भी अहिंसा से संभाले जा सकते हैं। उन्हें रो पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब इंदिरा गांधी के एजेंट्स थे और इसी वजह से उस समय के रो के चीफ आरन काव, जिनकी न सिर्फ अमेरिका बल्कि रशिया, चाइना, इजराइल, यूके जैसे देशों में काफी ज्यादा धाक थी, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट स्पाई माना जाता था। इन्हीं आरन काव को छुट्टी पर भेज दिया गया। रो की फंडिंग में 30% से भी ज्यादा कटौती कर दी गई। और जब ये फाइल प्रधानमंत्री के सामने पहुंची तो देसाई साहब ने सीधे सीधे कहा कि ये ऑपरेशन अभी के अभी रोक दो, क्योंकि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। सब कुछ अहिंसा से और गांधी के विचारों से सोल्व होगा। आपको बता दें कि इस भारत की ऐतिहासिक भूल में जाने अनजाने में मौजूदा बीजेपी के कई राष्ट्रवादी नेता भी भागीदार थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। देसाई के पीएम बनते ही रो पर उन्होंने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए थे। इन्हें वाजपेयी और आडवाणी भी नहीं रोक पाए। दोस्तों, शायद उस दिन देसाई अपना ईगो और गांधीवादी विचारधारा साइड में रख देते तो बात अलग होती। वे यही नहीं रुके। देश से विश्वासघात करने में वो एक कदम और आगे बढ़ गए और जाने अनजाने में जनरल जिया उल हक के सामने भारत के सारे राज खोल डाले। उन्होंने बता दिया कि भारत कहूटा और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान में हर तरफ भारत के स्पाई घूम रहे हैं। इसके बाद इस तानाशाह ने अगले कुछ महीने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें हर एक रो एजेंट को पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से मार डाला और इस तरह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में हमें इसके आगे एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। भारत के इतिहास में दर्ज इस काले कारनामे की सबसे बुरी बात यह है कि देसाई ने एक ऐसे कट्टरवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को सपोर्ट दिया जिसने 1977 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से हटा डेमोक्रेसी खत्म कर सब कुछ बन बैठा था। ये वही व्यक्ति था जिसने एक कट्टर इस्लामिक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसी ऑर्गेनाइजेशन से निकले लोगों ने बाद में तालिबान की नींव रखी। भारत की खुफिया एजेंसी के इरादों पर देसाई साहब ने लिटरली मूत दिया था। दरअसल जनरल जिया अक्सर देसाई को कॉल किया करते थे। देसाई साहब को लगा कि उन्होंने पड़ोसी मुल्क के सबसे बड़े नेता को अपना दोस्त बना लिया। देसाई साहब उस समय अपने आप पर यूरिन थेरेपी पर काम कर रहे थे और जिया मूत्र चिकित्सा के प्रति देसाई की गहरी निष्ठा से वाकिफ थे। पीएमओ में भारतीय पीएम की कॉल को इंटरसेप्ट करने वाले एक रो के अधिकारी के अनुसार जिया अक्सर उनके मजे लेते हुए पूछते थे, एक्सीलेंसी एक दिन में कितनी बार मूत्र पीना चाहिए? सुबह सुबह वाला पीना चाहिए या फिर कोई इसे दिन के किसी भी समय पी सकता है? कितना और कब पिया जा सकता है? ऐसा कहा जाता है कि ये फ्रेंडली टॉक करने के लिए जिया शत्रुघ्न सिन्हा की मदद लिया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज भी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जिया उल हक की बेटी के दोस्ताना संबंध है। अगर अभी भी आपको लगता है कि मोरारजी देसाई का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान है, तो साहब ऐसी बात है कि पाकिस्तान ने उनका एहसान चुकाया भी। जैसे भारत में सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, वैसे ही पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान से नवाजा था देसाई साहब को, और वो इकलौते भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। देसाई साहब ने न सिर्फ भारत के बल्कि इजराइल के इरादों पर भी मूत दिया था। दरअसल उस समय भारत और इजराइल के संबंध इतने ओपन नहीं थे। विदेश मंत्री तब गुपचुप मिला करते थे। उसी समय इजराइल का एक आंख वाला काना विदेश मंत्री था, नाम था मोशे दयान, जिसे उस समय दुनिया का सबसे खूंखार और खतरनाक कूटनीतिज्ञ माना जाता था, जिसकी पावर थी मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। मोशे दयान ने भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सिर्फ इतनी सी मदद मांगी थी कि हमारे फाइटर प्लेन आए तो उन्हें रिफ्यूल कर देना, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का बाकी बचा हुआ काम हम कर देंगे। लेकिन इतनी सी मांग भी ठुकरा दी गई, क्योंकि उस समय भारतीय प्रधानमंत्री अपनी गांधीवादी विचारधारा पर अड़े हुए थे और पाकिस्तानी तानाशाह से उनके फ्रेंडली कनेक्शन थे। ये सारी बातें फिल्म मिशन मजनू में गहराई से दिखाई गई है। वैसे इस हिस्टोरिक ब्लंडर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।